हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम 2022 के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें हमने शामिल किए हैं जीएस के 50 क्वेश्चंस। अगर आपने अभी तक वीडियो के पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। तो इसमें आपको बताना है कि एपीकल्चर का संबंध किससे है। तो बात करें अगर हम एपीकल्चर की, तो एपीकल्चर का संबंध किससे हो जाएगा? एपीकल्चर का संबंध हो जाएगा मधुमक्खी पालन से। तो मधुमक्खी पालन में क्या, किस चीज़ की प्राप्ति होती है हमें? शहद की। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहद के उत्पादन से संबंध किसका है? एपीकल्चर का। अगर हम बात करें, कुछ कल्चर देख लेते हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। पीसी कल्चर। पीसी कल्चर किसे बोला जाता है? पीसी कल्चर बोला जाता है मत्स्य पालन को। मछली पालन को क्या कहा गया है? पीसी कल्चर। बात करें बीटी कल्चर की, ये आपको बताना है कि बीटी कल्चर का संबंध किससे है। तो अंगूर की खेती का संबंध किससे हो जाएगा? बीटी कल्चर से। बात करें अगर हम सेरी कल्चर की, सेरी कल्चर, तो सेरी कल्चर का संबंध किससे हो जाएगा? रेशम के उत्पादन से। ये भी आपको याद रखना है, रेशम के उत्पादन से किसका संबंध हो जाएगा? सेरीकल्चर का। तो कौन कौन से कल्चर याद रखने हैं आपको? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, बीटी कल्चर अंगूर की खेती और सेरीकल्चर रेशम उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद की संहिता का नौवां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इसमें आपको बताना है कि ऋग्वेद का नौवां मंडल किसको समर्पित है। बात करें सबसे पुराने वेद की, तो सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। और ऋग्वेद का नौवां मंडल किसको समर्पित है? सोमदेव को समर्पित है। तो ऋग्वेद का नौवां मंडल किसको समर्पित हो जाएगा? सोमदेव को। बात करें अगर हम ऋग्वेद में टोटल मंडल की, तो टोटल मंडलों की संख्या कितनी? 10 मंडल। बात करें अगर सूक्त की, तो कितने सूक्त? 1028 सूक्त। ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें आपको मंडल कौन कौन से याद रखने हैं, एक तो तीसरा मंडल, तीसरा मंडल याद रखना है, एक आपको सातवां याद रखना है और एक आपको नौवां मंडल याद रखना है। बात करें तीसरा मंडल में किसके बारे में बताया गया है, तो यह बताया गया है गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री मंत्र का वर्णन किसमें है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। बात करें सातवें मंडल में किसका वर्णन है, तो दश राग युद्ध, दस राग युद्ध का वर्णन किसमें है? सातवें मंडल में। नौवें मंडल की अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा सोमदेव को समर्पित। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? तो इसमें आपको बताना है कि पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर कहाँ है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। आपको तीन बात हमेशा याद रखनी है। उत्तर प्रदेश की टोटल साक्षरता कितनी है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पुरुषों की साक्षरता का पता होना चाहिए और महिलाओं की साक्षरता का पता होना चाहिए। तो बात करें अगर हम पुरुषों की साक्षरता की, टोटल साक्षरता की, तो टोटल साक्षरता कितनी हो जाएगी, ये देख लेते हैं एक बार। टोटल साक्षरता उत्तर प्रदेश की कितनी हो जाएगी? 67.7%। बात करें पुरुषों की, तो इसी में 10 बढ़ा दीजिए, 77.7%। महिलाओं की बात करें तो 67 में से और 10 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 57.7%। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम 2022 के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें हमने शामिल किए हैं जीएस के 50 क्वेश्चंस। अगर आपने अभी तक वीडियो के पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। तो इसमें आपको बताना है कि एपीकल्चर का संबंध किससे है। तो बात करें अगर हम एपीकल्चर की, तो एपीकल्चर का संबंध किससे हो जाएगा? एपीकल्चर का संबंध हो जाएगा मधुमक्खी पालन से। तो मधुमक्खी पालन में क्या, किस चीज़ की प्राप्ति होती है हमें? शहद की। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहद के उत्पादन से संबंध किसका है? एपीकल्चर का। अगर हम बात करें
कुछ कल्चर देख लेते हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। पीसी कल्चर। पीसी कल्चर किसे बोला जाता है? पीसी कल्चर बोला जाता है मत्स्य पालन को। मछली पालन को क्या कहा गया है? पीसी कल्चर। बात करें बीटी कल्चर की, ये आपको बताना है कि बीटी कल्चर का संबंध किससे है। तो अंगूर की खेती का संबंध किससे हो जाएगा? बीटी कल्चर से। बात करें अगर हम सेरी कल्चर की, सेरी कल्चर, तो सेरी कल्चर का संबंध किससे हो जाएगा? रेशम के उत्पादन से। ये भी आपको याद रखना है। रेशम के उत्पादन से किसका संबंध हो जाएगा? सेरीकल्चर का। तो कौन कौन से कल्चर याद रखने हैं आपको? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, बीटी कल्चर अंगूर की खेती और सेरीकल्चर रेशम उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद की संहिता का नौवां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इसमें आपको बताना है कि ऋग्वेद का नौवां मंडल किसको समर्पित है। बात करें सबसे पुराने वेद की, तो सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। और ऋग्वेद का नौवां मंडल किसको समर्पित है? सोमदेव को समर्पित है। तो ऋग्वेद का नौवां मंडल किसको समर्पित हो जाएगा? सोमदेव को। बात करें अगर हम ऋग्वेद में टोटल मंडल की, तो टोटल मंडलों की संख्या कितनी? 10 मंडल। बात करें अगर सूक्त की, तो कितने सूक्त? 1028 सूक्त। ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें आपको मंडल कौन कौन से याद रखने हैं, एक तो तीसरा मंडल, तीसरा मंडल याद रखना है, एक आपको सातवां याद रखना है और एक आपको नौवां मंडल याद रखना है। बात करें तीसरा मंडल में किसके बारे में बताया गया है, तो यह बताया गया है गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री मंत्र का वर्णन किसमें है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। बात करें सातवें मंडल में किसका वर्णन है, तो दश राग युद्ध, दस राग युद्ध का वर्णन किसमें है? सातवें मंडल में। नौवें मंडल की अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा सोमदेव को समर्पित। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? तो इसमें आपको बताना है कि पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर कहाँ है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। आपको 3 बात हमेशा याद रखनी है। उत्तर प्रदेश की टोटल साक्षरता कितनी है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पुरुषों की साक्षरता का पता होना चाहिए और महिलाओं की साक्षरता का पता होना चाहिए। तो बात करें अगर हम पुरुषों की साक्षरता की, टोटल साक्षरता की, तो टोटल साक्षरता कितनी हो जाएगी, ये देख लेते हैं एक बार। टोटल साक्षरता उत्तर प्रदेश की कितनी हो जाएगी? 67.7%। बात करें पुरुषों की, तो इसी में 10 बढ़ा दीजिए, 77.7%। महिलाओं की बात करें तो 67 में से और 10 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 57.7%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो इसमें आपको बताना है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस स्तंभ लेख में बताया है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाब्रू स्तंभ में। बात करें अशोक के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अशोक के और कौन कौन से नाम हो जाएंगे? देवा नाम प्रियदर्शी नाम किसका है? देवा नाम प्रियदर्शी नाम किसका है? अशोक का। ये नाम आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। दक्षिण गंगोत्री स्थित है, तो दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका में। बात करें भारत के शोध केंद्रों की, तो भारत के अंटार्कटिका में कितने शोध केंद्र हैं? 3। कौन कौन से हो जाएंगे? दक्षिण गंगोत्री, नंबर 2 हो जाएगा मैत्री, नंबर 2 हो जाएगा मैत्री और नंबर 3 हो जाएगा भारती। ये तीनों आपको याद रखने हैं। नंबर 1 दक्षिण गंगोत्री, नंबर 2 मैत्री और नंबर 3 भारती। बात करें इस टाइम वर्किंग में कौन कौन से हैं, तो मैत्री और भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बात करें अगर हम ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर की इंडिपेंडेंट पत्रिका, ये गलत हो जाएगा। इंडिपेंडेंट पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई है? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इंडिपेंडेंट पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई है, एक बार इसे देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई है? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ये आपको याद रखना है। बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो इनके द्वारा कौन कौन सी लिखी गई हैं? केसरी और मराठा। ये आपको याद रखना है। एनी बेसेंट की न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ आपको याद रखना है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इनकी हो जाएगी पत्रिका रफ्त गोपतार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107।
निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो इसमें आपको बताना है कि 1857 की क्रांति में असम से नेतृत्व किसने किया था? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीवान मनीराम दत्त ने। और यह किस तरह का आंदोलन था? असफल आंदोलन इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। किसके द्वारा गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा गया है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिनलिथगो। लिनलिथगो के द्वारा क्या कहा गया है? गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा गया है। बात करें लिनलिथगो की, तो इसी के समय में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? भारत छोड़ो आंदोलन। आप किस तरीके से याद कर सकते हैं? यहाँ आ रहा है गो। गो तो किसको कहा था? अंग्रेजों को गो कहा था किसने? भारतीयों ने। तो भारत छोड़ो, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्षुद्र ग्रह सौरमंडल का भाग है, ग्रह सौरमंडल का भाग है, धूमकेतु सौरमंडल का भाग है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निहारिका। बात करें अगर हम निहारिका की, तो निहारिका क्या है? हाइड्रोजन गैस के बादल, हाइड्रोजन गैस से बने हुए बादल क्या कहलाते हैं? निहारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो इसमें आपको बताना है कि चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था। तो बात करें अगर हम चंपारण सत्याग्रह की, कब हुआ? 1917 में। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि इसी आंदोलन के दौरान दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और इसका विरोध किसके द्वारा किया गया था? एनजी रंगा के द्वारा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित महानगरों में से किसका लिंगानुपात अधिकतम है? तो इसमें आपको बताना है कि किसका लिंगानुपात अधिकतम है। अगर हम बात करें तो इसमें किसका हो जाएगा? चेन्नई का लिंगानुपात अधिकतम हो जाएगा। गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, राज्यसभा में होते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और राष्ट्रपति के द्वारा ये 12 सदस्य किस क्षेत्र से मनोनीत किए जा सकते हैं? इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, लास। आपको क्या याद रखना है? लास। लास से क्या हो जाएगा? एल से लिटरेचर, ए से आर्ट, एस से सोशल और एस से साइंस। इन 4 क्षेत्रों से ही राष्ट्रपति सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। कला से, लिटरेचर से कर सकते हैं, आर्ट से कर सकते हैं, सोशल से कर सकते हैं और साइंस से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगर हम बात करें वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन हो जाएंगी? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी। बात करें ये कौन सी जनजाति की हैं? ये हो जाएंगी संथाल जनजाति की। और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएंगी? ये भी हो जाएंगी द्रौपदी मुर्मू जी। अगर हम बात करें इनके निवास स्थान की, तो ये कहाँ से संबंध है इनका? मयूरभंज ओडिशा से। ये आपको याद रखना है। तो कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू कौन सी जनजाति से संबंधित है? संथाल जनजाति से। और भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन हो जाएंगी? द्रौपदी मुर्मू। इनका निवास स्थान कहाँ का है? ये कहाँ से है? मयूरभंज ओडिशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो इस बार आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। बात करें अगर हम संविधान का दूसरा भाग, तो संविधान का दूसरा भाग का संबंध है नागरिकता से। तो ये गलत हो जाएगा। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता से नहीं, ये किससे हो जाएगा? मौलिक अधिकार से। ये आपको याद रखना है। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से, तीसरा भाग मौलिक अधिकार से। संविधान का चौथा 4A भाग जो है वो किससे संबंध रखता है? मौलिक कर्तव्य से। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें संविधान के चौथे भाग की, तो उसका संबंध किससे हो जाएगा?
DPSP से नीति निर्देशक तत्वों से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसमें बताया गया है? भाग 4 में। बात करें संविधान के 5वें भाग की, तो इसमें किसके बारे में बताया गया है? संघ के बारे में। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में वरीयता की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा क्रम सही है। आइए देख लेते हैं। अगर हम बात करें भारत देश की, तो इसमें क्रम किस प्रकार से है? पहले नंबर पर कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा। उसके बाद कौन हो जाएंगे? उपराष्ट्रपति। ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उनसे छोटे कौन? प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री। उसके बाद बात करें तो हम भारत के क्या हो जाएंगे? राज्यपाल। इस तरह से आप नंबरिंग कर सकते हैं। नंबर 2 पर उपराष्ट्रपति, नंबर 3 पर प्रधानमंत्री, नंबर 4 पर राज्यपाल और नंबर 5 पर कौन हो जाएंगे? जितने भी भूतपूर्व राष्ट्रपति होंगे, भारत के जितने भी भूतपूर्व राष्ट्रपति होंगे वह किस नंबर पर आ जाएंगे? 5वें नंबर पर। अगर हम बात करें इसके बाद कौन हो जाएंगे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस नंबर पर आ जाएंगे? 6ठे नंबर पर। इसके बाद किसका पद होता है? लोकसभा स्पीकर का। लोकसभा स्पीकर से नीचे किसका पद हो जाएगा? राज्यों के मुख्यमंत्री का। तो 6ठे नंबर पर हो जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 7वें नंबर पर लोकसभा अध्यक्ष, 8वें नंबर पर हो जाएंगे राज्यों के मुख्यमंत्री और 9वें नंबर पर हो जाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे कौन से नंबर पर? 9वें नंबर पर। तो आइए देख लेते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप वरीयता क्रम सूची में एक बार देख सकते हैं कि इस हिसाब से कौन सा क्रम बैठेगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले राज्यों के राज्यपाल, उनसे छोटे कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री और उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और इसमें आपको बताना है कि वह कौन से आर्टिकल में उसका प्रयोग हुआ है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 352 में। आर्टिकल 352 में खंड 3 में किसके बारे में बताया गया है? मंत्रिमंडल के बारे में बताया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? तो सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? सीमांत कृषक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है। तो इसमें आपको बताना है कि योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोर सेक्टर से मतलब हो जाएगा कि जो संसाधनों में हमें प्राथमिकता प्रदान करते हैं, कैसे सेक्टर कहलाएंगे? कोर सेक्टर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। तो हरे पौधों का काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरों की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाला फ्यूज तार जिस धातु का बना होता है उसका गलनांक बताना है आपको कि गलनांक कैसा होता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका गलनांक कैसा होता है? कम होता है। बात करें अगर हम इस फ्यूज वायर की बात करें अगर हम, तो यह हमेशा किस में लगाया जाता है? सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज का अर्थ हो जाएगा श्रेणी क्रम में इसे जोड़ा जाता है। ये आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति की। यह आपको याद रखना है। बात करें भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। एक बार रिवाइज कर लीजिए आप। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर की हैं? 15वें नंबर की। कौन सी जनजाति से इनका संबंध है? संथाल जनजाति से। और इनका निवास स्थान कहाँ हो जाएगा? मयूरभंज, ओडिशा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो इसमें आपको बताना है कि स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बनी है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे और क्रोमियम से मिलकर क्या बनी है? स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन पहले तो ये समझ लीजिए आप कि कहते किसे हैं। मान लीजिए हमने कोई एक चीज बनाई, उसके बाद उसे नया रूप दे दिया। अगर वह परिवर्तित होकर अपने पुराने रूप में आ सकती है तो वह क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन।
तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानी में चीनी का घुलना। अगर बात करें, अगर हम पानी में चीनी घुल गई है और उसे बाष्पन के द्वारा हम दोबारा चीनी में परिवर्तित कर सकते हैं, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, टेफ्लॉन एक बहुलक है जिसमें होता है, तो इसमें आपको बताना है कि टेफ्लॉन में जो एक बहुलक है यह किससे मिलकर बना होता है, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, विकास का मुख्य कारक है, तो विकास का मुख्य कारक आपको बताना है क्या होगा, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक वर्ण। अगर हम बात करें प्राकृतिक वर्ण की, तो डार्विन ने बताया है कि जो जीव प्रकृति के अनुरूप नहीं बदल पाते या अपने आप को प्रकृति के अनुकूल नहीं बना पाते, वह क्या होते हैं, समय के साथ वे नष्ट हो जाते हैं, और इसी को क्या कहा गया है, प्राकृतिक वर्ण कहा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो इसे आप इस तरह से निकाल सकते हैं 2n² से। बात करें पहले में कितनी, 2, फिर n² करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, 2n² के हिसाब से 2, 8, 18, 32। इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो इसमें बताना है कि 1 यूनिट में किसकी वैल्यू सर्वाधिक होती है, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा में। तो वसा के द्वारा अगर हम वसा की 1 यूनिट लेते हैं तो उसके द्वारा हमें कितने किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी, तो वह मिलती है हमें 9.3। ये आपको याद रखना है, वसा की 1 ग्राम फैट से हमें कितनी यूनिट मिलेगी, 9.3 किलो कैलोरी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झूमिंग कृषि करते हैं, तो झूमिंग कृषि किसके द्वारा की जाती है, ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। किसके द्वारा की जाती है, खासी जनजाति के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है, तो प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। आप प्रशीतन का अर्थ हो जाएगा फ्रिज से, तो यह किस में मदद करता है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके यह क्या करता है कि जितने भी जीवाणु होंगे उनकी अभिक्रियाओं की दर को कम कर देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है, पुटिका के द्वारा। गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्जियों की खेती के लिए निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी सर्वोत्तम है, तो सब्जियों की खेती की बात हो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बलुई दोमट मिट्टी। सब्जियों की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी हो जाएगी, बलुई दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित सब्जियों में से कौन सी एक प्रोटीन का प्रचुरतम स्रोत है, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन निम्न में से किस में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मटर में। मटर में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इन सभी सब्जियों में किस में सर्वाधिक पाया जाएगा, मटर में। और बात करें मटर की, तो मटर में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, 7.2%। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है, तो बायोडीजल की फसल क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, जेट्रोफा। इसी जेट्रोफा के और क्या क्या नाम होते हैं, रतनजोत किसका नाम है, जेट्रोफा का। अरंडी नाम आपने सुना होगा, अरंडी किसका नाम है, जेट्रोफा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, अनुवांशिकी अध्ययन है, तो इसमें आपको बताना है कि अनुवांशिकी किसका अध्ययन है, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा वंशागति और विविधता का अध्ययन क्या कहलाता है, अनुवांशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा विज्ञान में मृदा को मानते हैं, तो मृदा को मृदा विज्ञान में क्या माना गया है, एक प्राकृतिक पिंड माना गया है। गाइस आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि बांगर मृदा और खादर मृदा, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र बताना है आपको, मृदा छोड़िए आप, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र में क्या अंतर है ये आपको बताना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे एक सेब छोड़ा जाता है, तो वह कहाँ गिरेगा। आपने देखा होगा रॉकेट के साथ और रॉकेट जो छोड़े जाते हैं जैसे सैटेलाइट वगैरह, तो वह क्या करते हैं, उसी के अनुरूप गति करने लगते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, जैव विविधता में परिवर्तन होता है,
तो जैव विविधता में परिवर्तन तब होता है जब वह भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो जैव विविधता में क्या होगा, परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जन कल्याण पर्व का संबंध किस शहर से है? तो यह यूपी की जीके से क्वेश्चन हो जाएगा। जन कल्याण पर्व का संबंध किस शहर से हो जाएगा? गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम निम्न में से कौन सा है? तो सर्वाधिक स्थायी कौन सा इकोसिस्टम हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो इसमें आपको बताना है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है। तो यह हो जाएगा लखनऊ में। बात करें अगर हम लखनऊ की, तो ये 4 क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखने हैं। हाल ही में पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर बन रही है? लखनऊ में। एक आपको याद रखना है, ब्रह्मोस बी निर्माण केंद्र का निर्माण कहाँ हो रहा है? ब्रह्मोस बी निर्माण केंद्र कहाँ बन रहा है? लखनऊ में। पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में, ब्रह्मोस बी निर्माण केंद्र लखनऊ में। हाल ही में नाइट सफारी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? लखनऊ में। थैला बैंक योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? लखनऊ के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये भाग ले सकते हैं। अब भारत का अटॉर्नी जनरल भाग ले सकता है, सॉलिसिटर जनरल भाग ले सकता है। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति के सचिव का कार्यवाही से कोई मतलब नहीं होता। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 143, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में बात करें अगर हम कृषि विश्वविद्यालय की संख्या की, तो वह कितनी हो जाएगी? 6। इसमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट नाम याद रखने हैं, जैसे वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय है, वह कहाँ पर हो जाएगा? मेरठ में। ये आपको याद रखना है। बात करें अगर हम, एक आपको याद रखना है नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? फैजाबाद का नाम बदलकर अब क्या हो गया है? अयोध्या। तो नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कहाँ हो जाएगा? अयोध्या में। एक आपको याद रखना है सैम हिगिनबॉटम कहाँ हो जाएगा? प्रयागराज में। ये आपको याद रखना है, सैम हिगिनबॉटम कहाँ हो जाएगा? प्रयागराज में। अगर हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई, ये आप सभी को याद होगा, रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? यह हो जाएगा झांसी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो यह संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ होगा? तो हाल ही में जो विकलांगों के लिए विश्वविद्यालय बनना है उसका मुख्यालय कहाँ होगा? चित्रकूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में वोक्सा जनजाति या बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो गाइस जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिजनौर और आगरा क्षेत्र में बुक्सा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2022 के लिए स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित है। तो भारत की कितनी विकास दर का अनुमान लगाया गया है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की सेना के तात्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है? तो निम्नलिखित में से किस देश की सेना ने तात्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूडान। क्वेश्चन नंबर 149, सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा कक्षा 12 तक की मुफ्त शिक्षा की घोषणा की गई है। गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 150, चंद्रागिरी रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? तो इसमें आपको बताना है कि चंद्रागिरी रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। तो गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।